Hello everyone, this is Kavita, your science mentor. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Maths Point. हम यहाँ पर बात कर रहे थे वर्कशीट की, चैप्टर नंबर 1 की वर्कशीट, जिसमें से 54 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे. अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55. Which among the following changes are exothermic और endothermic in nature? Exothermic and endothermic बताना है कि किसमें से हीट एग्जिट हो रही है और किसमें से हीट एंटर हो रही है. स्टार्ट करते हैं. डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट. डिकम्पोजिशन है, फेरस सल्फेट है, याद करिए एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी थी जिसके अंदर फेरस सल्फेट को गर्म किया था. याद आ गई? बार बार 2-3 बार आ चुकी है पहले भी क्वेश्चन के अंदर. तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन है. डिकम्पोजिशन का मतलब इसमें हीट की जरूरत पड़ेगी. हीट अगर आप देंगे तभी फेरस सल्फेट जो है वो डिकम्पोज होगा. सो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. यही लिख लेते हैं इसको. डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. एसिड को जब भी डाइल्यूट किया जाएगा, यानी पानी की अमाउंट जो है वो आपको एसिड के अंदर बढ़ानी है, तो क्या करेंगे? पानी के अंदर एसिड को डालना है. क्यों डालना है? पानी के अंदर धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप आप एसिड को डालेंगे, लगातार स्टिर करते हुए. क्यों? क्योंकि इसमें हीट निकलती है. अगर आप एकदम से एसिड की बोतल पानी के अंदर डालेंगे तो इसमें से क्या होगा? ज्यादा अमाउंट में हीट निकलेगी, एक्सप्लोजन हो सकता है, स्प्लैश हो सकता है, आपके मुंह के ऊपर गिर सकता है या बॉडी के किसी पार्ट पे गिर सकता है. तो ये हैंडल भी दिखिए रहा है, ये वाला प्रोसेस. दैट मीन्स इसके अंदर क्या निकलती है? हीट निकलती है. तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि एसिड में पानी डालना है या पानी में एसिड डालना है. डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर. सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर डालना है. सेम प्रोसेस रहेगा, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो. दोनों का जब डाइल्यूशन होगा तो दोनों ही प्रोसीजर कैसे रहेंगे? एक्सोथर्मिक है. सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर. व्हाट इज अमोनियम क्लोराइड? क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला रहेगा इसका NH4Cl. इसको जब पानी में डालेंगे तो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है या बीकर ठंडा हो जाएगा. सो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. बात समझ में आ गई है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल? सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर की बॉटल में स्टोर क्यों करते हैं? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जैसे ही सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा, इट विल डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन. सिल्वर एंड क्लोरीन में सिल्वर क्लोराइड जो किस कलर का था? व्हाइट कलर का था. इट विल डिकम्पोज इनटू ग्रे कलर कंपाउंड, दैट इज सिल्वर. डिकम्पोज हो जाएगा. तो इस डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए ही AgCl सिल्वर क्लोराइड को किसमें स्टोर करके रखा है? डार्क कलर की बॉटल के अंदर स्टोर करके रखते हैं. क्लियर हो गया? ये कहाँ यूज किया जाता है? रिकॉल कर लेते हैं एक बार इस चीज को. एक था AgCl और दूसरा हमने जब पढ़ा था तब आया था AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड. इन दोनों का ही यूज किया जाता है. ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज करते हैं इसको, ध्यान रखिएगा इसे. अब आगे लॉन्ग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहे हैं? गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेस. टेस्ट बताने आपको. हाउ विल यू टेस्ट कि किसी भी रिएक्शन के अंदर कौन सी गैस निकल रही है? सपोज दैट आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है. कार्बन डाइऑक्साइड का तो बिल्कुल सिंपल टेस्ट होता है. इसको आप लाइम वाटर में से पास कर दें. कार्बन डाइऑक्साइड को यहां लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के लिए. 57 में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या करेंगे? लाइम वाटर में से पास करेंगे. लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसमें से पास करते ही सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा मिल्की. मिल्की क्यों हो गया? क्योंकि फॉर्मेशन हो गई कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है, ये टेस्ट है किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. सेकंड है SO2 के लिए. पहली बात तो SO2 जब निकलेगी तो बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल आएगी. दूसरा, जो ये आपका SO2 गैस है, ये एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट को डिकलराइज कर देती है. पोटेशियम परमैंगनेट पिछली किसी क्लास के अंदर बताया था मैंने आपको. पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4, पर्पल कलर होगा इसका. SO2 गैस क्या करेगी? एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट को डिकलराइज कर देगी. जो इसका पर्पल कलर था ना, उसको ये कलरलेस कर देगी. कलर ही खत्म कर देगी, इसका कलरलेस कर देगी. ये दो टेस्ट हैं सल्फर डाइऑक्साइड के लिए. ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का तो सिंपल सा है. इसके पास बर्निंग मैच स्टिक लेकर जाएंगे तो ये ब्राइट फ्लेम के साथ जलेगी, स्प्लिंटर के साथ जलेगी, ब्राइट हो जाएगी. क्यों? सपोर्टर है ये बर्निंग का. कौन? ऑक्सीजन गैस. और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो बहुत सिंपल है, पॉप साउंड के साथ जलेगी. बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, पॉप साउंड आएगी, फिर बर्न होगी. तो दैट मीन्स उस एक्सपेरिमेंट में कौन सी गैस निकली है? हाइड्रोजन निकलेगी. क्लियर हो गया ये? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ.
ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट, ब्लू कलर पाउडर दिया हुआ है किसका, कॉपर नाइट्रेट का। एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर आपने इसको गर्म किया है तो क्या सब्सटेंसेस बन रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन गैस बन रही है और एक ब्राउन कलर की गैस बन रही है। ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपको आगे आंसर्स करने हैं क्वेश्चंस के। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, जैसे मैंने पिछले किसी क्वेश्चन में भी आपको कहा था कि जो भी स्टेटमेंट आपको दी जाती है उसको आप इक्वेशन की फॉर्म में पहले मैनेज कर ले, इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें इसको। तो चलिए लिखते हैं इसको। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, 58 में दिया है ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट हो गया CuNO3 का होल ट्वाइस, ध्यान में आया, लेड नाइट्रेट किया था, सेम रिएक्शन हो जाएगी यहाँ। तो इसको गर्म करेंगे, जब आपने इसको गर्म किया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तो यहाँ बन गया कॉपर ऑक्साइड। इन्होंने कहा कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या रहेगा, ब्लैक कलर है। साथ में क्या बन रही है, ऑक्सीजन, और क्या बन रही है, NO2, ये बनता है इसमें। ठीक है, अब इसमें यहां तो बता दिया कि कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा है, ब्लैक कलर है। ठीक है, और एक ब्राउन कलर की गैस बन रही है और ऑक्सीजन निकल रही है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन तो हमने लिख ली, अब देख लेते हैं कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। ये बैलेंस्ड नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए, इसको अगर यहां 2 कर दिया जाए, यहां अगर 2 कर दिया तो यहाँ ऑक्सीजन हो गई 3 2 जा 6 2 जा 12, और फिर यहां पर भी करना पड़ेगा, कॉपर कंप्लीट हो गया। और फिर मुझे यहां पर कितना करना पड़ेगा, नाइट्रोजन करने पड़ेंगे 4, नाइट्रोजन भी हो गया, कॉपर भी हो गया, ऑक्सीजन देख लेते हैं। 4 2 जा 8 10 और 12, ये हो गई आप इक्वेशन बैलेंस हो गई ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। सेकंड है आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस एक्स इवॉल्व, ब्राउन गैस एक्स कौन सी है। अब यहां देखो इस इक्वेशन के अंदर 2 गैसेस बनी है, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड तो ब्लैक सब्सटेंस है, आपको सॉलिड की फॉर्म में मिलेगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस हैं, ऑक्सीजन कलरलेस होती है, और ब्राउन फ्यूम किसके बनेंगे, एक्स कौन सी हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो एक्स कौन हो गई, NO2 हो जाएगी। क्लियर हो गया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन में देख लो, एक रिएक्टेंट आपके पास और एक से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर डिकम्पोज हो रहा है हीट की फॉर्म, हीट की हेल्प से, तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन हो गया, और वो भी कौन सा हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी ये। ठीक है, आगे है व्हाट वुड बी द पीएच रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस एक्स। अब जो एक्स गैस निकली है इसका पीएच रेंज कितना होगा, इसको देखने के लिए आप क्या करें, इस NO2 को क्या कर दो, पानी में डाल दो। कहाँ लिखे, यही लिख लेते हैं। NO2 को डाल दिया पानी के अंदर, जब आप इसको पानी में डालेंगे इट विल कन्वर्टेड इनटू HNO3, क्या बन गया, एसिड बन गया। और एसिड का पीएच रेंज कितना होता है, लेस देन 7, तो यहाँ पीएच रेंज कितनी हो जाएगी, लेस देन 7 हो जाएगी, लेस देन 7। क्लियर हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक को डालना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, रिएक्शन करेंगे इसकी, जिंक है, किसमें डाला, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसका कलर कॉपर सल्फेट का ब्लू होगा, रिएक्ट करेगा। क्यों रिएक्ट करेगा, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो यहां बन जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर, ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा। ये तो हो गया ए। बी में क्या कह रहे हैं, एल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल दिया, बन जाएगा यहाँ AlCl3 प्लस हाइड्रोजन, AlCl3 बनेगी और हाइड्रोजन निकल जाएगी। क्यों, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, रिएक्शन हो जाएगी ये वाली। बैलेंस कर लो भाई इसको, बैलेंस करने के लिए क्या करें, बैलेंस करने के लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ ये क्लोरीन इधर 1 है और इधर है 3, तो क्या किया जाए, इधर तो लगा दो 2, एल्यूमिनियम पे भी लगा दो 2, क्लोरीन हो गई इधर 6 और इधर है 1, तो यहां कर दो 6, हाइड्रोजन हो गई ये लो 6, ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, आगे है सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सिल्वर मेटल,
सिल्वर डाला है किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के अंदर, क्या ये रिएक्शन होगी? थिंक अबाउट दिस, क्या ये रिएक्शन होगी? रिएक्टिविटी सीरीज याद है आप लोगों को? हाइड्रोजन के बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड देन प्लेटिनम, यानी कॉपर ऊपर है और सिल्वर नीचे है, दैट मीन्स सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। तो सिल्वर जो है यहां से कॉपर को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो यहां पर रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ऑल्सो राइट द बैलेंस्ड, वो तो पहले लिखवाई थी मैंने आपको, क्लियर हो गया ये? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। What happens when zinc granules are treated with dilute solutions of H2SO4, HCl, HNO3, NaCl and NaOH? क्या क्या होगा? And write the chemical equations if reactions occur. जिंक ग्रेन्यूल की रिएक्शन करानी है, कुछ केमिकल्स आपको यहाँ दे रखे हैं और आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है अगर कोई हो रही है तो। करें स्टार्ट। पहला है क्वेश्चन नंबर 60 में क्या करना है हमें, जिंक का रिएक्शन कराना है पहला किसके साथ, H2SO4 के साथ। सिंपल है, एक्टिविटी दी हुई है पहली वाली, उसी के अंदर है ये, बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। दूसरी रिएक्शन जिंक की ही करवानी है सबके साथ, जिंक की करा दो, फिर किसके साथ, HCl के साथ, बिल्कुल रिएक्शन हो जाएगी, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगी, यहां पर लगा दिया 2। फिर किसके साथ करा रहे हैं, HNO3 के साथ, HNO3 के साथ। ये रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्यों? क्योंकि HNO3 जो होता है ना, डाइल्यूट HNO3 होगा, ये डाइल्यूट सारे डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर HNO3 भी क्या रहेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। तो जिंक तो वो था ही आपका क्या, सॉलिड था, और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में या एक्वस एक्वस लगा लेना इन सबके पैरों में। यहाँ पर जो आगे वो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखो, ZnNO3 का होल ट्वाइस, एक तो ये बनेगा, दूसरा बनेगा इसके अंदर वाटर, और एक बनेगा इसके अंदर N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई कि बाकियों में तो सिर्फ हाइड्रोजन निकाल दिया, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गई इसमें से, एसिड में से। HNO3 के साथ 3 प्रोडक्ट कैसे बन गए, तो यहां पर आप याद रखिएगा, HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा, एसिड के साथ, ये किसी भी मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा ना, तो ये हाइड्रोजन नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये उस हाइड्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं इसमें। सिर्फ मैग्नीज एंड मैग्नीशियम के साथ ये रिएक्ट करता है, वो बहुत डाइल्यूट, वहां पर हाइड्रोजन निकालेगा, बाकी कहीं पर भी नहीं निकालेगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। इसको बैलेंस कर लें थोड़ा सा। बैलेंस करने के लिए क्या कर रहे हैं इसमें, यहां पर मैं लगाऊंगी 4, यहां पर मैं लगाऊंगी 10, ठीक है, यहां पर लगाऊंगी 4 और यहां हो जाएगा 5। प्रैक्टिस आप लोग इसकी अपने आप करेंगे। नेक्स्ट है NaCl के साथ, NaCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, NaCl के साथ यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। NaCl के साथ क्या रिएक्शन करेगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा ये। उसके बाद NaOH के साथ, जिंक क्या NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, बिल्कुल NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा Na2ZnO2 और निकल जाएगी हाइड्रोजन। दिस सब्सटेंस इज सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। इसका ज्यादा अगर डिटेल करना है ना, तो अपने एसिड बेस वाले चैप्टर में आएगा कि जिंक ने एसिड के साथ भी रिएक्ट कर दिया और बेस के साथ भी रिएक्ट कर दिया। क्लियर हो गई? ये सबके साथ रिएक्शन हमारी हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर ये वाली रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए सिंपली 2 लगा दिया, ये बैलेंस हो गई। समझ में आ गई सारी चीजें? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा ये लो, ये सवाल क्या कह रहे हैं, ऑन एडिंग अ ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन आपने डाला है किसके अंदर, टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। अभी तक जो हम लोग ने रिएक्शन की थी, जो एनसीईआरटी बुक में भी की थी, उसमें क्या था, बेरियम क्लोराइड को डाला था सोडियम सल्फेट के अंदर। अभी आपके पास क्या है, सोडियम सल्फाइट है, दोनों में अंतर होता है। तो यहां पर क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, इसमें भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, पहले आपको रिएक्शन लिखनी है। तो सोडियम बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो सब जानते हैं, BaCl2 कई बार आ गया है।
उसके बाद उसमें क्या डाला है, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड क्या होता है, Na2SO3, ये है सोडियम सल्फाइड। क्या बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। पहले किसका बना था, BaSO4 का, क्यों, क्योंकि वहां पर सोडियम सल्फेट था। अब किसका बन जाएगा, BaSO3 का, और साथ में क्या निकल जाएगी, NaCl। ये बन गया क्या, व्हाइट पीपीटी बन जाएगा किसका, बेरियम सल्फाइड का। क्या मेरी बात समझ में आ गई। चलिए आगे है, व्हाट अदर नेम कैन बी गिवन टू दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस पीपीटी रिएक्शन को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, दूसरा नाम तो डबल डिस्प्लेसमेंट ही है इसका, डबल डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं दूसरा नाम हम इसको। तीसरा क्या कह रहा है, ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द रिएक्शन मिक्सचर व्हाइट पीपीटी डिसअपियर्स। अगर इसमें हम क्या करेंगे, ये डाल दिया आपने, क्या डालने को बोल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर आपने HCl डाल दिया तो ये पीपीटी डिसअपियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, पहले एक बात समझो, यहाँ ये जो BaSO4 है ना, ये वीक एसिड है, ठीक है। चलो ये छोड़ो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड उसको छोड़ो, डायरेक्ट इसके आंसर पे चलते हैं। ये BaSO4 क्या करेगा, सॉरी BaSO4 नहीं, BaSO3, इसी के अंदर आपको डालने के लिए क्या बोला इन्होंने, HCl डालने के लिए बोला। जब आप इसमें HCl डालेंगे तब यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी, एक तो बनेगा BaCl2, ठीक है, एक बनेगा इसके अंदर पानी, और एक बनती है इसके अंदर SO2 गैस, SO2 गैस। अब इसमें वापस से इसको हमें क्या मिल गया, जब आपने इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर HCl डाला था तो आपको वापस इसके अंदर क्या मिल गया, बेरियम क्लोराइड मिल गया, बेरियम क्लोराइड मिल गया, जो क्या हो जाएगा, जो सोल्यूबल है, घुल गया ये पानी के अंदर। पहले क्या बन गया था, इनसोल्यूबल सब्सटेंस बना था, पीपीटी बना था। HCl डालते ही उसने रिएक्ट किया, BaSO3 को उसने वापस से कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, BaCl2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जो पानी के अंदर घुल गया। इसीलिए व्हाइट कलर जो है वो, क्योंकि पीपीटी रहा ही नहीं, व्हाइट पीपीटी जो था वो डिसअपियर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई। और साथ ही साथ यहाँ बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल आएगी, क्यों, क्योंकि SO2 गैस रिलीज हो रही है। आसान क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गए हमारे क्वेश्चन 61। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यू आर प्रोवाइडेड विद 2 कंटेनर्स मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। 2 कंटेनर दे रखे हैं, एक है कॉपर का और दूसरा है एल्यूमिनियम का। और उसके बाद यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद सॉल्यूशंस ऑफ डाइल्यूट HCl, और कुछ सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं। और अब आपको ये बोला गया है कि इन दोनों कंटेनर्स में से आप किसमें किसको स्टोर करोगे। कॉपर के अंदर पहले कॉपर को लेते हैं, क्या क्या चीज दे रखी है, HCl है, फिर क्या है, HNO3 है, और ZnCl2 है, और क्या है, पानी है। आपको ये देखना है कि कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा। अगर दोनों में से ये कॉपर एंड एल्यूमिनियम में से कोई इनके साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसमें स्टोर नहीं करेंगे, जिसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा उसके अंदर स्टोर कर देंगे। अब देखो, कॉपर और HCl क्या रिएक्शन होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन HCl। तो कॉपर को आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, HCl में स्टोर कर सकते हैं, यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। तो कैन बी स्टोर, जो स्टोर कर सकते हैं उसके लिए कैन बी लिख देते हैं, कैन बी स्टोर इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, या कैन बी कैप्ट कर सकते हैं, कैन बी कैप्ट कर लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरा HNO3, HNO3 में स्टोर नहीं करेंगे, HNO3 में कैप्ट नहीं करेंगे, नॉट कैप्ट। क्यों नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बोला था, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसीलिए इसके अंदर स्टोर नहीं करेंगे कॉपर को। ZnCl2, कॉपर ZnCl2 के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, कैन बी कैप्ट, इसके अंदर भी रख सकते हैं। क्यों, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, पानी के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा, इसीलिए कैन बी कैप्ट। पानी को भी किसमें रख सकते हैं, कॉपर, कॉपर के बर्तन में तुम पानी रख के पीते ही है ना, तो रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए पीते हैं उसको। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं एल्यूमिनियम को लेकर के। एल्यूमिनियम को कहां कहां स्टोर नहीं कर सकते आप। एल्यूमिनियम, अगर HCl एंड एल्यूमिनियम पीछे किसी क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन की थी, ये तो बन जाएगा यहाँ पर AlCl3 + H2, तो यहां पर HCl के अंदर एल्यूमिनियम को स्टोर नॉट कैप्ट, यहां स्टोर नहीं कर सकते, कैन नॉट कैप्ट।
HCl को एल्यूमिनियम के कंटेनर के अंदर नहीं रखना। और किसके अंदर नहीं रखना, देखते हैं अभी। अगला क्या था, HNO3। HNO3 के अंदर कर सकते हैं भाई, कैन बी केप्ट। क्यों HNO3? वहां मैंने आपको कॉपर में के बर्तन में तो मैंने आपको स्टोर करने के लिए मना किया, एल्यूमिनियम के अंदर स्टोर करने के लिए क्यों बोल रही हूँ मैं आपको HNO3 को? वो इसीलिए कि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम का जो बर्तन होगा उस पे ऑक्साइड की लेयर बना देगा Al2O3 की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये एल्यूमिनियम का क्या करेगा, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन करेगा और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी। ये Al2O3 ये कैसी लेयर बनती है यहाँ पर, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी जो एल्यूमिनियम का फर्दर कोरिजन या उसमें फर्दर कोई और रिएक्शन नहीं होने देगा। इसीलिए HNO3 को एल्यूमिनियम के कंटेनर के अंदर आप स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। और कौन सा था, HCl हो गया, HNO, हाँ ZnCl2। ZnCl2 एल्यूमिनियम है, रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट करेगा, क्यों? बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। रिएक्टिविटी सीरीज में देखना, तो यहां पर भी आप स्टोर नहीं कर सकते, कैन नॉट केप्ट, यहां नहीं रख सकते। पानी नहीं रिएक्ट करता एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियम के टैंक भी होते हैं, तो वो वहां पर उसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, तो इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अच्छा सवाल था, इसको कर लीजिएगा याद से, ठीक है। आगे समझ में, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्या है देखें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सब्सटेंस X ऑन द वॉल्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, जो दीवार पे अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक सब्सटेंस बनाता है जिसको क्या बोला है, X। व्हाट इज सब्सटेंस X? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे, CaOH होल ट्वाइस CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, यहां से पानी निकालना है, क्या बनेगा, CaCO3 प्लस H2O, ये बनेगा। ये कौन हो गया, X सब्सटेंस हो गया। ये समझ में आ गई बात? इसी की वजह से तो शाइनिंग आएगी दीवारों पे जो व्हाइट वॉश की जाती है। व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड? लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म करेंगे तब क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। PbNO3 होल ट्वाइस गर्म करना है, PbO बनेगा, NO2 बनेगा और साथ में निकलेगी ऑक्सीजन। अब इसको करना पड़ेगा बैलेंस। इसको बैलेंस करने के लिए ये लो, ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। ऑक्सीजन का देख लेते हैं, 3 2 12, 4 2 8, 10 और 12 कंप्लीट हो गई। ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। ये Na2SO4 प्लस BaCl2 बन गया BaSO4 एंड NaCl। नेम द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन एंड इट्स कलर। ये रहा, नेम पूछा है, नेम क्या हो जाएगा, यहीं लिख देते हैं इसको, वहां जगह कम रह जाएगी। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एंड कलर क्या हो जाएगा इसका, व्हाइट। व्हाइट कलर का PPT बनता है यहां पर। क्लियर हुआ ये? आगे है नेम द इन, अच्छा ये तो हो गया। MnO2 प्लस HCl, इसको क्या करना है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। एनसीईआरटी बुक से उठाई हुई रिएक्शन है ये। MnO2 चेंज हो रहा है MnCl2 के अंदर, दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन निकल गई MnO2 में से। तो इसको कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर MnO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल गई और ये कन्वर्ट हो गया MnCl2 के अंदर, एंड HCl कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, Cl2 के अंदर। तो HCl में से क्या निकल गई, हाइड्रोजन निकल गई, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इसका हो गया ऑक्सीडेशन। हो गया क्लियर? अच्छा, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। सिर्फ ऑक्सीजन को लेकर के ही पूछा गया, ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग और लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए एक ही लाइन में आंसर हो गया इसका, ठीक है। और वाले क्वेश्चन में चलते हैं, क्या है, व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम। क्विक लाइम में पानी डालना है, केमिकल चेंज होगा, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल और वाला और का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। क्विक लाइम होगा CaO, ध्यान रखिएगा, क्विक लाइम CaO है, स्लेक्ट लाइम अब बनेगा
इसके अंदर पानी डाल दिया तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और निकलेगी साथ में हीट, रिएक्शन हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के साथ साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है अगर एग्जांपल कहीं पर पूछ लिया जाता है तो। What happens when FeSO4 is heated? Write only balance equation. सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। FeSO4 सिर्फ FeSO4 दे रखा है, ये बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, आगे है थर्ड क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? What is the color of ferric oxide formed in the above reaction? फेरिक ऑक्साइड ये बन गया, इसका कलर क्या है? रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। क्यों? रस्ट है भाई, ये रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। ठीक है, अगला है why is the volume of hydrogen gas double in the volume of gas in electrolysis of water? Because यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? रेशियो बाय वॉल्यूम। पानी का जब वाटर की फॉर्मेशन होती है तो वहां जो रेशियो बाय वॉल्यूम होगा किसका? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, वो कितना होता है? 2:1 होगा। इसीलिए हाइड्रोजन गैस की अमाउंट कैसी निकलेगी? हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना निकलेगा? डबल निकलेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? Pb प्लस CuCl2, PbCl2 बन रहा है, कॉपर बन रहा है। विल द अबव रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट? जस्टिफाई योर आंसर। बिल्कुल ये रिएक्शन होगी। क्यों होगी? बिकॉज लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए ये रिएक्शन होगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन भी? चलिए, कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन हो गए हमारे 63। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा ही बाकी है, ज्यादा काम नहीं है अब इसमें। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? कैसे पता लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? बहुत सिंपल सी चीज है। अगर किसी भी केमिकल, कोई हम रिएक्शन करवा रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर उसका कलर चेंज हो रहा है, सब्सटेंसेस का कलर चेंज हो रहा है, रिएक्शन हो रही है। कोई गैस निकल रही है, रिएक्शन हो रही है। प्रेसिपिटेट बन रहा है, रिएक्शन हो रही है। स्टेट चेंज हो रही है, रिएक्शन हो रही है। कलर चेंज हो गया, तब भी रिएक्शन हो रही है। न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, रिएक्शन हो रही है। बिल्कुल स्टार्टिंग जब की थी चैप्टर की, ध्यान दीजिए, वहां पर ये वाला आंसर आया था आपका, वहां डिस्कस किया था हम लोगों ने इसको। आगे है बैलेंस दीज फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस करना है। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट होता है। लैब के अंदर जब आपको बनानी होती है ना ऑक्सीजन, तब ये वाली रिएक्शन कराई जाती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। KClO3, ऑक्सीजन इधर 3 उधर 2, बहुत सिंपल इक्वेशन है। यहां लगा देंगे 3 और यहां लगा देंगे 2, जिससे ऑक्सीजन हो गई बैलेंस। KCl बिगड़ गया, K एंड Cl दोनों इधर 1 है, इधर 2 है, ये लगा दो, ये हो गई बैलेंस। ठीक है, दूसरी क्या है? MnO2 प्लस HCl, क्या बनेगा? MnCl2 प्लस, कॉमन रिएक्शन हो गई बहुत ही, Cl2। क्या किया जाए? Mn1 इधर भी 1, ऑक्सीजन 2 1, H इधर 1 उधर 2, Cl इधर 1 उधर 4। मैक्सिमम नंबर किसके हैं? Cl के हैं। उधर 4 हैं, इधर 1 है, तो लगा दो 4। Cl हो गई, सॉरी हाइड्रोजन, Cl हो गई 4, कंप्लीट हो गई। लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ कर दी, हाइड्रोजन 4 है, उधर कितनी है? 2, ये लगा दो 2, हाइड्रोजन भी हो गई कंप्लीट। अब चेक कर लेते हैं एक बार। Mn1 ऑक्सीजन इधर 2 उधर भी 2, बाकी बैलेंस हो ही गई। गिवन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हिच इज आल्सो एक्सोथर्मिक। ये किसके? ये तो बी पार्ट था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर बताया था ना, एक तो यही कर लेना। CaO प्लस पानी डाला था, किसकी फॉर्मेशन हो गई थी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। रिएक्शन कौन सी थी? एक्सोथर्मिक। कोल को बंद कर दो, सीधी सी बात है, कोयला जला दिया, CO2 बन गए, साथ में हीट निकल गई। इसके अलावा मिथेन ले लो, मिथेन नेचुरल गैस है, मिथेन नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट कौन सा होता है? मिथेन है। बायोगैस का मेन कंपोनेंट कौन सा होता है? वो भी मिथेन होता है। तो यहां पर क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट बन जाएगी। तो ये हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स। ठीक है, चलेंगे आगे। अब आ गई केस स्टडी। केस स्टडी ये आप लोगों का काम है पढ़ने का, मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने हैं। पढ़ लेना आप लोग इसको, केस स्टडी को। क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दे रखी है आपको। अब आपको क्या करना है इसमें? व्हेन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, अच्छा कोफिशिएंट बताने हैं, PQRS कोफिशिएंट्स बताने हैं आपको। रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस करना है। मान लो समझ ही नहीं आ रही कैसे करें, पता ही नहीं चल रहा कि क्या करें, टाइम कम रह गया,
पेपर में टाइम कम रह गया, पेपर काफी लंबी पेपर आता है, कई बार टाइम कम रह जाता है, तो क्या करना, एक एक को उठा के पूरी रखते जाना, उसमें जो फिट बैठेगी वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर स्टार्ट करके देखते हैं अपन। Mg इधर 3 उधर 1, N2 इधर 2 उधर 1, हाइड्रोजन इधर 2 है उधर हो गई 5, ऑक्सीजन इधर 1 है उधर है 2। क्या करें, Mg को नहीं छेड़ेंगे, पहले किसको छेड़ें, पहले ऑक्सीजन इधर 2, और इसको लिख लेते हैं कहीं, कहाँ लिखें इसको, यहां लिख लेते हैं, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, वाटर है, ये बना लेगा क्या, MgOH होल ट्वाइस और बनेगा NH3। ये लगाऊंगी मैं तो इसमें, देखें जरा इससे बैलेंस हो रही है क्या। Mg इधर कितने थे, 3 थे, वहां 3 लगा दिया तो Mg3 हो गए। N कितने, इधर 2 है, वहां 2 लगाने से N भी कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 6 2 जा 12, इधर कितने हो गए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 6 12 हो गए, और ऑक्सीजन हो गई इधर भी 6 और इधर भी 3 2 जा 6, फिट बैठ गई। ये कहां से स्टार्ट की थी मैंने, कहां से स्टार्ट की थी मैंने, Mg से स्टार्ट किया था। मैक्सिमम नंबर कितने थे Mg, देखो Mg यहाँ पर इधर कितना था, 3 था, इधर 1 है, इसलिए मैंने इसको Mg से स्टार्ट कर दिया था, Mg को लेकर के पकड़ के किया तो ये आंसर फिट बैठ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या नहीं बताती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बताती है, सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ये भी बताती है, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ये भी बताती है। तो एक ही ऑप्शन बचा, फोर्थ, वो आंसर होगा। फिर भी देख लेते हैं, वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट, बिल्कुल ये नहीं बताती है केमिकल इक्वेशन कि कोई भी रिएक्शन एक्चुअल में हो रही है या नहीं हो रही है, या हम कहें कि कोई रिएक्शन एक्सप्लोजिव तो नहीं है, उसका पता नहीं चलेगा, या रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, कितनी फास्ट है कितनी स्लो है, वो इससे नहीं पता चलता एक केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्टेट द लॉ, ये पीछे वाले क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, स्टेट द लॉ दैट इज फॉलोड बाय बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, कौन सा लॉ है, अब आप इसमें से फटाफट आंसर करेंगे क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पूरा लिखना है। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्टेट, कोई क्वेश्चन इस तरह कहा जाता है ना जहां लिखा हो स्टेट द लॉ, दैट मीन्स आपको स्टेटमेंट देनी है। कंजर्वेशन ऑफ मास ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओके, लेकिन यहाँ तो स्टेटमेंट पूछी है उन्होंने, स्टेट करने के लिए बोला है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मास कैन नॉट नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पूरा लॉ लिखना है उसके अंदर। आगे है, स्टेट एनी 2 ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, बता दिया सारा अभी कुछ देर पहले, रिकॉल करिएगा उसको, अपने आप करिएगा इसे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव गिवन एक्टिविटी, ये एक्टिविटी बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी बुक में से उठाई है, पूरा डायग्राम आप देख सकते हैं, वहीं से लिया गया है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, इसको आपको खुद को करना है, मैं सिर्फ यहाँ पर लिख देती हूँ क्या क्या रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट में हमने लिया है बेरियम सल्फेट, एक मिनट, सॉरी, रिएक्टेंट में नहीं, बेरियम सल्फेट। क्या डाला एक टेस्ट ट्यूब के अंदर है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4, और दूसरा क्या लिया था, बेरियम क्लोराइड। अब इसको यहां छोड़ दूंगी मैं, इसको आप अपने आप करिएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर बन गया ये बेरियम क्लोराइड भी बन गया, सॉरी बेरियम क्लोराइड नहीं, ये रहा बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया, इसको अपने आप करिएगा। इज दिस रिएक्शन अ डबल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रेसिपिटेट बनेगा। What was the color of the PPT formed? Can you name the compound precipitated? Can you name the compound precipitated? बिल्कुल, चलो लिख ही देती हूँ यहाँ, नेम द कंपाउंड हो जाएगा BSO4। नेम द कंपाउंड में क्या, सॉरी, नेम द कंपाउंड में लिखेंगे बेरियम सल्फेट, और कलर में क्या लिखेंगे, व्हाइट कलर हो जाएगा। पीपीटी का कलर ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल आल्सो अदर देन, ये वाला जो एग्जांपल दिया है इसके अलावा अगर कोई एग्जांपल देना पड़ जाए तो लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड वाला एक्टिविटी नंबर 2 में जो दिया हुआ था उसको भी दे सकते हैं।
उसको भी इसके अंदर आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी मैंने एक दो और आपको एग्जांपल्स दो एग्जांपल और बताए थे इसके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पर एक्सप्लेन की थी, उस वाले वीडियो में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। अब इन्होंने बोला एक्सप्लेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इन बिटवीन टू कंपाउंड्स, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, फिर से केस स्टडी है, इसको आप लोग अपने आप पढ़ना भाई, इतनी बड़ी केस स्टडी मैं नहीं पढ़ूंगी, मैंने तो बना दिया आप लोगों के लिए केस स्टडी, चाहे कहीं से ली है चाहे बनाई है, मैंने तो दे दिया आप लोगों को केस स्टडी, पढ़ना आपका काम है, मुझे तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराने आप लोगों को, पूरा चैप्टर करा दिया आप लोगों को। A redox reaction is one in which, redox reaction कौन सी है? Both the substances are reduced, ऐसे थोड़ी होता है, both the substances are oxidized, जब दोनों reduce नहीं हो सकते तो दोनों oxidized कैसे होंगे? An acid is neutralized by the base, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, redox थोड़ी होती है। One substance is oxidized and the other is reduced, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन ही होगा। In the reaction H2S plus Cl2 क्या होगा? अच्छा ये तो देखना पड़ेगा। H2S कन्वर्ट हो रहा है S के अंदर, यानी यहां से हाइड्रोजन हो गई रिमूव, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। Cl2 बदल गई किसमें? HCl में, यानी इसका हो गया रिडक्शन, इसका हो गया रिडक्शन। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। H2S इज, अच्छा एक बार और देख लें एक बार, H2S का ऑक्सीडेशन हो गया तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और Cl2 का हो गया रिडक्शन तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब करते हैं, H2S इज द रिड्यूसिंग एजेंट, पहले में ही सही आंसर मिल गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यही वाला। देखा, पहले मैंने कहा था ना कि जो भी इक्वेशन दी हुई होगी उसको लिख लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर क्विक आंसर मिलेगा आपको, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। चले अगले सवाल की तरफ, आगे के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। हाँ जी, Which of the following processes does not involve either oxidation or reduction? इसमें से किसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम फ्रॉम क्विक लाइम, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम फ्रॉम क्विक लाइम, इसकी रिएक्शन क्या बनेगी? स्लेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम फ्रॉम क्विक लाइम। अच्छा ये तो यही है, क्विक लाइम से ये बन गई CaOH, ये बन गया स्लेक्ट लाइम। हीटिंग मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करेंगे Hg+O2, ये तो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है भाई। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीज क्लोराइड फ्रॉम मैग्नीज ऑक्साइड, ये तो पीछे किया ही था अभी, ये वाली की थी ना, MnO2 प्लस HCl वाली, जिसमें MnCl2 बना था, H2O बना था, और साथ में क्या बनी थी? Cl2, ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एग्जांपल के अंदर ही की थी, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। फॉर्मेशन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड होता है ZnS, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में आएगा। किसके साथ? फॉर्मेशन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड, ये इसमें पहले क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर आएगी। ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, तो कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? ये क्यों? कंबाइंड हो रही है, दोनों रिएक्टेंट कंबाइंड हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, बाकी की तीनों रिडॉक्स हैं। Mg+CO, इसमें क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग रिलेटिंग टू द अबव रिएक्शन, गलत को बताना है आपको। Mg कन्वर्ट हो रहा है MgO के अंदर, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। CuO चेंज हो गया Cu के अंदर, इसका हो गया रिडक्शन, दैट मीन्स ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आंसर निकालें, CuO गेट्स रिड्यूस्ड, बिल्कुल CuO का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। Mg गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, Mg का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। CuO गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी सही है। तो आपसे पूछा क्या गया था? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई थी, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई थी। बच्चे अक्सर इसी में गलती करते हैं, रॉन्ग की जगह करेक्ट भी कर देते हैं और इनकरेक्ट की जगह करेक्ट भी कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगली लास्ट केस स्टडी क्या कह रही है? अच्छा क्या है भाई, एक बार देखें थोड़ा सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बता रही है केस स्टडी। तो आपकी क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं।
विच मेटेलिक स्पून कैन बी यूज टू स्टिर लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन? लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को अगर आपको मिक्स करना है, स्टिर करना है, तो किस स्पून का यूज करेंगे? तो रिएक्टिविटी सीरीज में लेड से ऊपर के रखोगे या नीचे के रखोगे? लेड को कौन डिस्प्लेस करेगा? जो लेड रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी एलिमेंट लेड के नीचे होंगे उसमें से किसी का भी स्पून उठा लेना, उसमें से किसी का भी स्पून बना लेना, उससे आप लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को स्टिर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करेगा लेड के साथ, लेड को वहां से डिस्प्लेस नहीं करेगा, दैट्स वाई। द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, एन एग्जांपल ऑफ, किस चीज का एग्जांपल है? लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, पोटेशियम आयोडाइड Ki क्या बना था? PbI2 और KNO3 ये बना था येलो PPT, दैट मीन्स ये हो गई थी डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज PPT रिएक्शन। क्लियर हो गया? व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड? बता दिया, येलो कलर का PPT बनता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। कैसी होती है ये PPT रिएक्शन भी होती है और ये न्यूट्रलाइजेशन भी होती है, लेकिन यहाँ पर अपन PPT ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये रिगार्डिंग इसके पूछा गया है, तो यहां से पता लगेगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर कैसी हो सकती है, आपकी PPT रिएक्शन भी होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें पूरी थ्योरी हमने कर ली, पूरी NCERT बुक के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, और ये 68 क्वेश्चंस की वर्कशीट भी हम लोगों ने कर ली, जो कवर कर रही थी सारे MCQs को, असर्शन रीजन को, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स एंड केस स्टडीज। अब मैंने अपने हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है आप लोगों को बताने के लिए, जो 10th लेवल तक आता है। आप लोग इसको वीडियो को देखेंगे, अच्छे से कर लेंगे, और अगर आप लोगों को इस चैप्टर का PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर लाइट के साथ। तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, और लोगों को भी जोड़िए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ध्रुव साइंस मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।